हेलो दोस्तों। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि व्हाट शुड आई डू नाउ, यानी अब मैं क्या करूं, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही है और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको आपके इस सवाल का जवाब मिलने वाला है और बहुत तसल्ली से मिलने वाला है। तो अगर आप आईटीआई वाले हैं या पॉलिटेक्निक वाले हैं या बीटेक वाले हैं या फिर आप इस तरह से किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आईटीआई वाले हैं, जो ये वाले हैं कहने का मतलब यही है कि आप आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं और इसके बाद आपको जॉब ढूंढने जाना है या आप जॉब कर रहे हैं। तो अक्सर एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रुक रुक के आते हैं कि अब हम क्या करें। यही क्वेश्चन लगातार मेरे से आप पूछते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके कि सर मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं जॉब कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं। तो बार बार यही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो यही वजह है मैं आज दोबारा एक ही वीडियो बना के आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मान के चलिए कि पहला स्टेप तो सबका कॉमन है कि चाहे आप आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, इसके बाद तो आपको जॉब ही ढूंढनी है, ये आपका पहला कदम है। तो जैसे ही आपको जॉब मिल जाए तो वहाँ पर आपका पहला टारगेट होता है कि कम से कम आपको ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको 15,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिल जाए। अब आप कहेंगे भाई इसमें से क्या खास बात क्या है। तो खास बात इस तरह से है कि अगर आईटीआई से आप पास आउट हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 10-12 हज़ार मिलती है और 15,000 हो सकता है पहुँचने में आपको 6 महीने लगे या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी दे देती हैं, बट एक मैं एवरेज कॉमन पर्सन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक हैं तो ऑलरेडी आप मान के चल सकते हैं इसके 15,000 से ही आपकी स्टार्टिंग हो रही होगी, या फिर अच्छी कंपनी होगी तो 20-25 हज़ार कमा रहे होंगे। इसके अलावा अगर बीटेक से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, या फिर हो सकता है आप 20-25-35 हज़ार आप कमा रहे हो। तो अगर आपकी जो अर्निंग है वो इतनी है तो इसका मतलब पहला स्टेप आपका काम कंप्लीट हो चुका है, बशर्ते कि आप कुछ ये शर्तें पूरी कर रहे हो। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें कि अगर आप 15,000 पर मंथ कमा रहे हैं और एक्सपेंसेस में देखें तो रूम रेंट यानी किराए का रूम, ये जाहिर सी बात है जब आप आईटीआई करके कहीं रहने जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर अकेला आप कंप्लीट रूम अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे कंडीशन में 2-3 लोग मिलके एक किराए का रूम लेते हैं, अपना खर्चा मिलके करते हैं ताकि उसका जो एक्सपेंसेस है कम आए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हम कहते हैं कि अगर एक रूम रेंट आपके उसमें 1200 उसका लोड आया, कोई गाड़ी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसकी ईएमआई दे रहे हैं, या पेट्रोल का खर्चा है वो 2,000 रुपये, ग्रोसरी यानी खाने पीने में सब मिला के आपके हिस्से में 1,200 रुपये आए। इसके अलावा मोबाइल बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी भी होगी, घर वालों से भी बात करनी होगी, नेट भी चलाना होगा, ऐसे कंडीशन में 300 रुपये पर मंथ वहाँ के। इसके अलावा 300 रुपये अदर एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपके 15,000 रुपये हैं इसमें आपने अपना खर्चा टोटल एक्सपेंसेस 5,000 में कंट्रोल कर लिया और पर मंथ सेविंग 10,000 अगर आप कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि ये पहला ज़रूरी काम आप बिल्कुल ठीक स्टेप आपने ले लिया। अब जो पॉलिटेक्निक वाले और जो बीटेक वाले होंगे वो इससे बेटर कमा रहे होंगे, लेकिन वहाँ भी ये शर्त है कि आपको ये चेक करना है कि पर मंथ आप 10,000 बचा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10,000 पर मंथ आपकी सेविंग हो रही है कि नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 15,000 पर मंथ की जॉब में हैं या 25,000 पर मंथ की जॉब में हैं या 50,000 पर मंथ की जॉब में है। अब जो आपका सवाल था कि भाई अब हम क्या करें, तो ये मान के चलिए उसका जवाब ये है कि सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, चाहे वो आईटीआई वाला हो, पॉलिटेक्निक वाला हो, बीटेक हो या छोटे मोटे जिनके बिजनेसेस होते हैं, या फिर किसी भी तरह का बंदा है, अगर वो मिडिल क्लास है और संघर्ष कर रहा है पैसों के लिए, तो ऐसे में उसका पहला टारगेट होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी आने वाले 5 से 6 सालों में उसको पैसे के रूप से एकदम स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये उसका पहला टारगेट होना चाहिए। यानी आपने आने वाले 5 से 6 साल में ये काम आपने करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जब आप अब इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें जो लड़का जो पहला स्टेप उसका जो पहले उस पे है, कॉइन पे है, तो यानी ये आपकी आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक के बाद जो फर्स्ट जॉब है 15,000 पर महीना, उसमें से जो 10,000 की सेविंग है, ये पहला स्टेप है। अगर आपने इसमें कदम रख दिया यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के फर्स्ट स्टेप में हैं। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम नाम बड़ा कॉमन है और हर जगह यूज होता है, तो सबको क्लियर नहीं होता एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। तो अपने अनुभव के अनुसार मैंने इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि
मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ कि 5 लाख पर मंथ मैं कमाऊं, उसमें से 4 लाख पर मंथ मेरी सेविंग हो यानी कैश फ्लो आए, और 1 लाख में मैं अपने खर्चे अपने एक्सपेंसेस उसको मेंटेन करूं। तो अगर ये इस चीज़ में अगर मैं पहुंच जाता हूं तो ऐसे में मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कहूंगा, या फिर आप भी ऐसे कह सकते हैं। हो सकता है ये अमाउंट आप थोड़ा ज़्यादा माने या आप थोड़ा कम माने, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो अर्निंग है इतनी ज़्यादा हो कि आपका खर्चा कंप्लीट होने के बाद भी आपके 4 लाख पर मंथ या इससे ऊपर बचने चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है या जो गरीब है वो 4 लाख पर मंथ सेविंग कहेगा, लेकिन जिसको पैसे की समझ है, जिसकी फाइनेंशियल एजुकेशन जिसकी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो इसको कहेगा 4 लाख पर मंथ का कैश फ्लो। जैसे ही आपका ये फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, सेकंड टारगेट आपका होता है टाइम फ्रीडम। यानी कि जॉब करने से लेके 5 से 6 साल में अगर आपने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल पा लिया, 5 लाख पर मंथ की अर्निंग आपने कर ली, 4 लाख आपने बचा लिए, कैश फ्लो मेंटेन कर लिया, तो ऐसे में फिर उस पैसे का यूज़ करके आप अपनी टाइम फ्रीडम के लिए आपका ये सेकंड टारगेट होना चाहिए। यानी आने वाले और 4-5 सालों में आपको टाइम फ्रीडम भी पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगेन टाइम फ्रीडम हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको मैंने कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन किया है कि योर मनी वर्क फॉर यू, यू डोंट वर्क जस्ट फॉर मनी। कहने का मतलब ये है कि जब आप इतना पैसा कमाएं तो अब आप उसको लगाना सीखें कि आपका पैसा ऐसे कैसे कहीं लगाया जाए कि जिससे वो आपको कमा के दे, ना कि ज़िंदगी भर आपको काम करना पड़े। तो अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ जाए तो आगे जो चीज़ें हैं आपको और सरल हो जाएगी। अब हो सकता है आप ये मान के चलें कि सर नहीं नहीं आप क्या उल्टी बातें करते रहते हो सर, क्या मुझे बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो या फिर बड़ी कुछ उल्टी बात कर रहे हो कि 15,000 पर मंथ अगर मेरी अभी सैलरी है, तो आपका मन ये कहेगा कि नहीं जी, अगर मैं जितनी भी मेरी समस्याएं हैं पैसों की किसी भी तरह की, अगर 50,000 पर मंथ जॉब मुझे मिल जाए, यानी 15,000 से मैं 50,000 पर मंथ में चला जाऊंगा, तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी और मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए फिर अब होगा क्या, जब आपकी सैलरी कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देखते हैं कोल्लू के बैल की तरह आप लग के काम पे पैसे के लिए काम करते करते जब 50,000 पर मंथ पे पहुंचेंगे, फिर आपको फिर महसूस होगा कि नहीं यार, ये 50,000 पर मंथ से भी मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरी मैरिज के बाद की कंडीशन में 50,000 पर मंथ में मेरा काम नहीं चल रहा है। अगर ये सैलरी मेरी लाख से ऊपर 1.5 लाख पर मंथ हो जाती, तब शायद मेरी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो जाती। तो ये अगर हम मान के चल रहे हैं और एट लास्ट अब हम देखते हैं कि जो 1.5 लाख पर मंथ सैलरी अगर आपकी हुई और उस कंडीशन में आपकी जो एक्सपेंसेस हैं और आपका जो सेविंग है कुछ इस तरह से हुई, तो समझ लीजिए फिर इस 1.5 लाख पर मंथ सैलरी पहुंचना भी आपके लिए बेकार है। कैसे, देखिए जरा कि 1.5 लाख पर मंथ में अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके खर्चे हैं, कि आपने एक हाउस फ्लैट ले लिया है जिसकी EMI 65,000 रुपये जाएगी, कार लोन आपका, क्योंकि कार भी होगी, आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, भाई 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो ऐसे में वो 18,000 रुपये उसमें जाएंगे। ग्रोसरी यानी घर के सामान में 6,000, पेट्रोल 8,000, 2 बच्चे तब तक हो चुके होंगे, बड़े होंगे, उनकी ट्यूशन फीस होगी, उनका एक्सपेंसेस होंगे, तो इसलिए 25,000 उसके मान लीजिए। मोबाइल का खर्चा 3,000 मान लीजिए, अदर एक्सपेंसेस 15,000। तो कहने का मतलब है कि 1.5 लाख आपकी सैलरी पहुंच गई और उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस हैं 1,40,000 चले गए और पर मंथ सेविंग फिर वही 10,000। तो अगर आपको याद होगा कि जब 15,000 पर मंथ की अर्निंग थी और वहाँ पर सेविंग एट लास्ट 5,000 खर्चा करने के बाद 10,000 रुपये थे, और वहीं जब 1.5 लाख आप पहुँच गए, मान के चलें कि आप 15,000 से अपनी जॉब शुरू करी, करते करते 50,000 पर मंथ, और अपने रिटायरमेंट तक आप 1.5 लाख पर मंथ तक पहुँच गए, और वहाँ पर जाकर भी अगर आपकी ये कंडीशन हो गई कि आपके सारा खर्चे 1,40,000 हैं और पर मंथ आपकी सेविंग अभी भी 10,000 फंस रही है, तो ऐसे समझ लीजिए कि अब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ इस तरह बिता दी। यानी कोल्लू के बैल कह लें या फिर आप इस फोटो को देख के कुछ नज़ारा आ सकते हैं, यानी कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह घूम घूम के ख़त्म कर ली। जब आप 15,000 पर मंथ कमा रहे थे तब भी 10,000 की सेविंग कर रहे थे, और जब आप 1.5 लाख तक पहुंच गए रिटायरमेंट तक, वहाँ पर भी आपकी सेविंग 10,000 बच रही है। तो यानी आपने पूरी ज़िंदगी कोल्लू की बैल की तरह एक ही जगह घूम घूम के निकाल दी। आपने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। क्या गलती करी आपने, आइए देखते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे ये गलती होती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना पूरा संघर्ष, पूरा प्रयास कर रहा है वो पैसे के लिए, काम करने के लिए। तो देखिए एक होता क्या है कि जब आप कोई जॉब शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी मजबूरी होती है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो आपकी मजबूरी थी कि आपने जॉब शुरू करी। लेकिन जॉब शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर जॉब करके केवल पैसे के लिए ही काम करेंगे। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अपनी जिंदगी भर आप रिटायरमेंट तक पैसे के लिए ही जॉब करते रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी आप उस कोहलू से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो करना क्या है वो यहां देखिए।
कि ये पीली टोपी वाला जो आप देख सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी भर मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, यानी ज़िंदगी भर पैसे के लिए ये काम कर रहा है। और इसी पिक्चर के ऊपर देखिए एक टोपी वाला, जो रेड टोपी वाला या ब्राउन टोपी वाला जो आप कह लें, ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका पैसा इसके लिए काम कर रहा है, बस यही अंतर है। अगर आपको समझ में आ गया कि अपनी नौकरी की शुरुआत में, अपनी अर्निंग की शुरुआत में आपने पैसे के लिए काम करना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती है, अब आपको जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए कैसा काम करे। इस बारे में आप कितनी नॉलेज ले रहे हैं, इस बारे में आप कितना सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। नॉर्मली मैं देखता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट आईटीआई के पास आउट होते हैं, वो 2-4 साल जॉब करने के बाद, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, तो उसमें ऐसे डायलॉग आते हैं कि आईटीआई करना सब बेकार है, पॉलिटेक्निक करना बेकार है, बीटेक करना बेकार है, भाई इतने ही मिलते हैं, आईटीआई करने के बाद तो 15-18 हज़ार से ऊपर जा नहीं रहे। तो मुझे हंसी आती है जब मुझे इस तरह के रिप्लाई मैं आईटीआई के बच्चों से देखता हूँ। आप कुछ इस तरह समझिए कि अगर आप कल तक पैदल थे, आप कुछ कमाने लायक नहीं थे, आपने एक आईटीआई करी, तो मतलब आपको एक साइकिल मिल गई। तो कल तक आप पैदल चल रहे थे, आप कुछ नहीं कमा रहे थे, आज आप आईटीआई यानी उस साइकिल के में बैठकर 15 से 20 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड निकाल रहे हैं, यानी 15 से 20 हज़ार पर मंथ कमा रहे हैं। तो अब आप ये उम्मीद करें कि उसी साइकिल को आप 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा भगाएंगे, ये सोचना मूर्खता है। उसी तरह से आप ये सोचें कि आईटीआई के बेस पे ही केवल आप 50,000 पर मंथ या फिर 1 लाख रुपए पर मंथ में जाएंगे, तो इसकी संभावना बहुत कम है, केवल बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, आपसे गलती ही हो गई कि आप इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि मैं ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते करते 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊं, जो तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरा आसान रास्ता यही है कि अगर जब आप 15,000 पर मंथ की अर्निंग में पहुंच जाएं, वहां पर अपना जो खर्चा है 5,000 पर मंथ में कंट्रोल करें और 10,000 पर मंथ आप बचाना शुरू करें। तो जो ये 10,000 पर मंथ है ना, इसका बेहतर तरीके से यूज़ करके आप बहुत जल्दी जो 50,000 से 2 लाख पर मंथ कमाना शुरू कर सकते हैं 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर अंदर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, खुद कमाने के बाद मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास पैसे की समझ हो, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास हो। उसके बाद उसका अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के, प्रैक्टिकल करने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप हो जाए। ये ऐसा करना तभी पॉसिबल है। जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है, तो ऐसा करना आपके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल ही रहेगा। जैसे आप ट्रेड थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद उसी का ट्रेड प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर चीज़ें आपको अच्छे से आ जाती हैं। आप कह सकते हैं कि इस जॉब को मैं कर सकता हूँ। उसी तरह से ये सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको आपकी फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर उसी नॉलेज को एक्सपीरियंस में लाते हुए आपको अपनी फाइनेंशियल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जब ऐसा कर लेंगे, तब फिर आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा कि अब आप सीख जाएंगे कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करे। तो कुल मिला के क्या है, ऐसे फिर सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और आप अब से आपका जो टारगेट होगा वो ये होना चाहिए कि अब से मैं जो चीज़ भी सीखूंगा करूंगा, अब मैं ये सीखूंगा कि पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। सारा फोकस आपको इस पर करना है। अगर आप जॉब में आ चुके हैं, 15,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 10,000 की सेविंग कर रहे हैं, तो अब सारा आपका फोकस ये हो जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये काम 15,000 पर मंथ में मजे से होता है, बशर्ते आप 5,000 रुपये अपने खर्चे कंट्रोल करें और 10,000 रुपये बचाएं। अब एक चीज़ समझिए कि जो एक गरीब आदमी होता है, उसके लिए अगर 10,000 पर मंथ की सेविंग उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, बैंक में सेव करता चला जाएगा, हो सकता है आरडी कर दे, तो ले दे के मुश्किल से 5-6 साल में वो अपना पेट काट काट के 5-6 लाख रुपए सेविंग कर लेगा। लेकिन होता क्या है, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में कोई एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हो गया कि हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, वहाँ पर उसके 1 हफ्ते रहने में ही आपकी जो 5-7 लाख रुपए वहीं घुस हो गए। बहुत मैक्सिमम केसेस में ऐसा भी होता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति होता है या फिर एक जो गरीब व्यक्ति होता है, वो सेविंग को केवल सेविंग के तौर पे देखता है कि 10,000 पर मंथ की सेविंग या 1 लाख पर मंथ की सेविंग या 10 लाख पर मंथ की सेविंग। वहीं जिसकी फाइनेंशियल स्किल अच्छी है, जिसको पैसे की समझ आ चुकी है, वो कहता है, जब वो 10,000 पर मंथ की सेविंग देखता है तो कहता है, भाई ये 10,000 पर मंथ सेविंग नहीं है, ये केवल 10,000 पर मंथ की सेविंग नहीं है, ये 10,000 पर मंथ मुझे 500 रुपये पर मंथ कमा के दे सकते हैं और देंगे। अगर 1 लाख पर मंथ मेरे पास है, तो यानी जो 1 लाख रुपया है ये मुझे 5,000 पर मंथ कमा के देंगे। अगर मेरे पास 10 लाख पर मंथ है, तो यानी कि ये जो 10 लाख है मुझे पर मंथ 50,000 पर मंथ कमा के देगा।
यानी कि अगर आगे की ट्रेनिंग आपकी ये हो जाए कि 10,000 को कैसे आप काम पे लगाएं कि वो आपको 500 रुपये पर मंथ जनरेट करके देना शुरू कर दे। तो इस तरह समझिए, अगर आपको ये चीज़ सीख आ गई, ये चीज़ आपने सीख ली, तो अब आगे चीज़ें कितनी सरल हो जाएगी। अगर आपने लगातार 2-3 साल तक इन हर महीने के 10,000 का अच्छे से यूज़ किया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा आपको कमा के देना शुरू कर देगा। और अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है। तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि 15,000 पर मंथ आपकी अर्निंग हो, जिसमें से 10,000 आप बचाएं और उस 10,000 का सदुपयोग करते हुए, उसकी चीज़ें फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप करते हुए, इनका यूज़ करके 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर 50,000 से 2 लाख आप मज़े से कमा सकते हैं। 2 लाख के कैश फ्लो में मज़े से आ सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आने वाली वीडियोस हैं उसका वेट कीजिए, क्योंकि अब जो ये चैनल है आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा लेके आएगा। यही चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, फाइनेंशियल स्किल्स सिखाई जाएगी, ताकि आप सीख सकें कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। तो ये देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लीजिए कि अब आप केवल एक गरीब के नज़रिए से, एक मिडिल क्लास के नज़रिए से इसको सेविंग मत देखें, इसको कैश फ्लो देखें कि भैया 10,000 मुझे 500 रुपये पर मंथ कमा के दे सकता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये मुझे 5,000 पर मंथ कमा के दे सकता है। या फिर अगर मेरे पास 10 लाख की सेविंग है, तो ये मुझे 50,000 पर मंथ की कमाई करके दे सकता है। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप ये चीज़ अच्छे से समझ लें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति कौन है और इसके ये पीछे क्या है, तो आप कहेंगे कि शायद एक कबाड़ी है और कबाड़ को इकट्ठा करके बेचने जा रहा है और इसे बेच के शायद ये कमाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और अगर आप मेरी निगाहों से देखें तो मैं कहूँगा कि जो ये पीछे आप देख रहे हैं ना इसके ठेली में, ये कबाड़ नहीं, ये इसका एक्सपीरियंस है। ये इसका पुराना एक्सपीरियंस है जिसका यूज़ करके ये कुछ पैसे कमा पा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में बात सही है कि पुराना एक्सपीरियंस और पुराना कबाड़, दोनों की अहमियत केवल इतनी ही होती है कि वर्तमान में बेच के आपका काम चल रहा है। अब आप देखें कि अभी तक आपने जो भी चीज़ सीखी है, चाहे ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, जो भी सीख के अभी आप जो वर्तमान में कमा रहे हैं, तो आपको वही पैसा मिल रहा है जो एक कबाड़ी को कबाड़ इकट्ठा करके बेचने में मिलता है। यानी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो काम का आपका अनुभव था उसका यूज़ करके जो बेस्ट आप कमा सकते थे, वो अभी वर्तमान में कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये कम है, आपको बहुत ज़्यादा कमाना है, तो ऐसे कंडीशन में जो पहली शर्त आती है कि जो आपका पुराना अनुभव किसी भी तरह का है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये लड़का अपने बैग में टंगा हुआ ये कूड़े का जो है ना बोझा, ये छोड़ेगा नहीं, अपना पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे छोड़ेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में नई चीज़ें वो कभी नहीं सीख सकता। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो जब तक हम अपने पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको कूड़े को हम नहीं फेंकते, तब तक नई चीज़ें सीखने को तैयार नहीं होते। और आने वाले समय में अच्छा वही कमाएगा जिसके पास नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, नई अपडेटेड नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। यही वजह है कि जितनी मेरी गवर्नमेंट में सैलरी अगर 70,000 है, तो उससे कहीं ज़्यादा गुना मैं अपनी इस समझ, इस फाइनेंशियल स्किल के कारण उठा रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मेरी अभी फ़िलहाल इसकी मेरी फैमिली की अर्निंग है। तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जब तक मैंने अपना पास्ट का एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता था कि यार हम भी कुछ हैं, हम तो मैं तो ये मालूम है, वो मालूम है, जब तक मैंने उसको छोड़ा नहीं, तब तक नई चीज़ें सीखने के लिए मेरा दिमाग खाली नहीं हुआ। और जब तक ये आप भी नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो जब मेरी आगे की वीडियोज़ आएंगी तो आपको अपना पुराना अनुभव का एक्सपीरियंस फेंकना पड़ेगा, तभी आप कुछ मेरे से नया सीख पाएंगे, अदरवाइज़ ये काम पॉसिबल नहीं होगा। इस फोटो में देख के समझिए कि अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, कहते हैं ना मेरे जो बाल हैं ये मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, अरे ऐसा होता है और वैसा होता है, और ऐसा हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा है, तो समझिए जो आपका पुराना एक्सपीरियंस था वो आपके पुराने समय में ही काम आता था। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आपको पता है हर महीने नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर महीने दुनिया नई हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये सोचेंगे कि आपका 4-5 साल का पुराना एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, नहीं आएगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये चीज़ आपको आज समझ नहीं है, आपने ये जो जंजीर और ये गोला आपने अपने पैरों से अपने आप को रिलीज़ नहीं किया कि ऐसा होता है वैसा होता है, पुराना पास्ट का आपने अगर नहीं छोड़ा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका कुछ नया सीखने के लिए। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आगे आपका क्या करना चाहिए, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इसी सीरीज़ में आगे की वीडियोस लगातार आपको अब मिलती रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सबसे पहले मुलाकात होगी। नमस्कार।